हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चुनम्युंग टैंक क्लैन के पैट्रियार्च के साथ एक अलायंस को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। और तो और वो उन्हें एक बुक थमाकर उनकी तिजोरियों को हल्की करने में थोड़ी सी मदद कर देता है। फिर हमने टैंक क्लैन के पैट्रियार्च की डॉटर टैंक सोसो को देखा था, जो कि हमारे चुनम्युंग के पीछे नहा धोकर पड़ी होती है। मगर चुनम्युंग ठहरा 80 साल का बूढ़ा खुसट। वो बोलता है कि यार, मुझे तेरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तो तू मेरे ग्रैंड डॉटर जैसी है। फिर हमें काउंसिल एल्डर की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर काउंसिल एल्डर के हेड लीडर अपने पोते को यंग पैट्रियार्च की सीट पर बिठाना चाहते हैं। इसलिए वो अपनी चाल चलते हुए एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का सजेशन देते हैं। वो बताते हैं कि भाई, अगर हमारे क्लैन में से कोई भी माउंट ऑसाइड के डिवाइन ड्रैगन को हरा देता है तो फिर वही यंग पैट्रियार्च की सीट पर बैठेगा। अब पैट्रियार्च भी उनकी इस चाल को समझ गए होते हैं, इसलिए वो भी अपने यूनो रिवर्स कार्ड को यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, क्यों ना हम लोग भी अपनी शर्त लगा ले। अगर आपका पोता इस टूर्नामेंट को जीतता है तो फिर मैं उसे यंग पैट्रियार्च बना दूंगा, लेकिन अगर माउंट ऑसाइड का डिवाइन ड्रैगन जीत जाता है तो फिर आप सभी लोगों से मेरे डिसीजंस के खिलाफ आवाज उठाने का हक छीन लिया जाएगा। अब वो सभी बेवकूफ एल्डर्स बगैर चुनमिंग की स्किल्स को कंसिडर करे इस शर्त के ऊपर एग्री कर जाते हैं। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें टैंक सोसो को दिखाया जाता है, जो कि अपने ब्रदर से बोलती है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो। अब जबकि तुम पैट्रियार्च के ऑर्डर पर चुनमिंग को यहाँ से ले जा रहे हो, तो फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम उसे वापस मेरे रूम तक लाओगे। एक बात ध्यान में रखना कि वो कहीं और नहीं जाना चाहिए। उसका ब्रदर घबराते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर वो जाते हुए चुनमिंग से बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए काफी टफ होगा, है ना। चुनमिंग बोलता है कि हाँ, पूरी के पूरी टैंक फैमिली पागलपंतियों से भरी हुई है। अब हम टैंक सोसो को देखते हैं, जिसके पीछे कोई खड़ा होता है। सोसो उस पर्सन को महसूस कर जल्दी से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो ये देख काफी हैरान हो जाती है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारी ईसीओल है। सीन चेंज होकर के हमें टैंक क्लैन के रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर पैट्रियार्च चुनम्युंग से बोलते हैं कि बच्चे, तुम काफी बिजी नजर आ रहे हो। चुनम्युंग बोलता है कि हाँ, ये सब तो आपकी बेटी की मेहरबानी है। पैट्रियार्च बोलते हैं कि नहीं, मैं उस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। फिर बताते हैं कि भाई, तुमने जो काम मुझे एज अ फेवर करने के लिए कहा था वो मैं कर चुका हूँ। यहाँ मौजूद पीस मर्चेंट गिल्ड से एक ग्रुप यूनहान जा रहा है। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात कर ली है, वो लोग आज ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। चुनम्युंग बोलता है कि यार, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे काफी जल्दी हो गया। पैट्रियार्च बोलते हैं कि हाँ, लेकिन मेरा तुम्हें यहाँ बुलाने का मेन रीजन ये नहीं है। असल में मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। अब वो काउंसिल एल्डर की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसे चुनम्युंग को बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद चुनम्युंग को अपनी मेमोरी का एक और फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें डार्क एम्परर ने बताया होता है कि यार, मैं पैट्रियार्च की मदद करना चाहता हूँ ताकि हमारे क्लैन के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक किया जा सके। चुनम्युंग सोचता है कि अच्छा, तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ये थे। वो पैट्रियार्च से बोलता है, तो सीधी सीधी बात ये है कि तुम्हारे काउंसिल एल्डर्स ही तुम्हारे डिसीजन के अंदर टांग अड़ा रहे हैं, है ना। पैट्रियार्च बोलते हैं कि हाँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चुनमिंग सीधे सीधे ना में जवाब दे देता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। फिर सीन चेंज होकर के हमें ईसियल और टैंग सोसो की बातचीत को दिखाया जाता है, जहाँ पर टैंग सोसो बोलती है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्या वो सच में तुम्हारे लिए भी कोई फीलिंग्स को नहीं रखता। ईसियल बोलती है कि हाँ, उस बंदे पर तो बस मार्शल आर्ट्स को इम्प्रूव करने का भूत सवार है। सोसो बोलती है, मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे शख्स को देखा है जो कि मार्शल आर्ट से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ईसीओल बोलती है कि हाँ। फिर पूछती है, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर तुम ऐसी शादी करने के लिए इतनी ज्यादा बेताब क्यों हो रही हो जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो। मतलब तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम चुनमियों को पसंद करती होंगी, यानी कि कुछ ऐसा है जिससे कि तुम दूर भागने की कोशिश कर रही हो। सोसो बोलती है कि हाँ, जिस चीज से मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ वो और कुछ नहीं बल्कि मेरी टैंग फैमिली के स्ट्रिक्ट लॉस है, जिसके हिसाब से मुझे अपनी फैमिली के भलाई के लिए किसी बड़ी सी फैमिली में शादी करनी होगी। वो ईसीओल को बताती है कि यार, टैंग फैमिली में डॉटर बन के पैदा होना कितने बुरे नसीब की बात है। यहाँ पर तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारी किस्मत तय की जा चुकी होती है। यहाँ पर ना ही तुम्हें अपनी फैमिली की सीक्रेट मार्शल आर्ट्स को सिखाया जाता है और ना ही तुम्हारे पास मार्शल मास्टर बनने का कोई हक होता है। सिंपली तुम इन लोगों के लिए एक डॉल की तरह होती हो, जिन्हें कि वो किसी अमीर सी फैमिली में देकर उनसे अपने ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस चीज में वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने फैमिली के ट्रेडिशन को तोड़ नहीं सकते। अब उसे इतना उदास देख ईसियोल पूछती है कि बताओ, क्या इससे बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
सोसो बोलती है कि नहीं, मैंने अपना सब कुछ ट्राई करके देख लिया। बचपन से ही मैंने बहुत ही लग्जरियस लाइफ को जिया है, लेकिन लगता है कि मेरे फ्यूचर में डार्कनेस ही भरी है। ईसीएल बोलती है, जरूर कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिस बारे में तुमने अब तक ना सोचा हो। सोसो बोलती है कि प्लीज मुझसे ऐसे बातें कर कर मुझे कंफर्ट करने की कोशिश मत करो, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। मगर ईसीएल तो अपनी बातों को लेकर डिटरमाइंड होती है। वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उस रास्ते को ढूंढूंगी। सोसो पूछती है, लेकिन आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? ईसीएल अपने पास्ट को याद कर बोलती है कि तुम मेरी तरह हो, यानी कि हम दोनों ही सेम हैं। मैं भी तुम्हारी तरह अपने उस रास्ते को ढूंढने की उम्मीद को खो चुकी थी, तभी कहीं से मेरे सामने वो अपीयर हो गया। इसलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए भी उस रास्ते को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। यानी कि अब हमारी ईसी और सोसो को उसके लाइफ के ट्रू मीनिंग को अचीव करने में उसकी हेल्प करेंगी, जिस पर सोसो भी उसके साथ राजी हो जाती है। फिर सीन चेंज होकर के हमें चुनम्यूंग और पैट्रियाज की बातचीत को दिखाया जाता है, जहाँ पर चुनम्यूंग के जवाब को सुनने के बाद पैट्रियाज बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए तुम्हें और ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। चुनम्यूंग बोलता है कि यार इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। असल में मैं तुम्हारे ऊपर एक फेवर ना करते हुए तुम्हें एक गिफ्ट देने वाला हूँ। वो बताता है कि यार एक ऐसा गिफ्ट जो कि तुम्हारे एंसिस्टर्स तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। पैट्रियाज पूछते हैं कि यार तुम किस गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हो? चुनमिंग बोलता है कि ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा, बस तुम्हें कल इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना है। और एक बात ध्यान में रखना, मैं वहां पर कुछ भी करूँ, बस तुम्हें उसके बीच इंटरफेयर नहीं करना है। पैट्रियाज पूछते हैं कि तुम वहां पर करने क्या वाले हो? चुनमिंग बोलता है कि वही जिस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ। अब आप सभी तो ये अच्छे से जानते हैं कि हमारा चुनमिंग बस लोगों की धुलाई करने में एक्सपर्ट है। अब हमें दूसरे दिन की सुबह चुनमिंग को दिखाया जाता है, जो कि भुक्कड़ों की तरह टैंकलैंड के स्पाइसी फूड के मजे उठा रहा होता है। साइड में बैठे सीनियर चुनबाई उसकी ये हालत देख बोलते हैं कि भाई अब तुझे क्या हो गया, कहीं तुझे किसी भिखारी की स्पिरिट ने पॉजेस तो नहीं कर लिया? अगर तू भूल गया है तो मैं तुझे याद दिला दूं कि आज दोपहर के कंपटीशन में तू पार्टिसिपेट करने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि इस फूड की वजह से तुम्हारे कंपटीशन के लाले पड़ जाए। चुनमिंग बोलता है कि सीनियर, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर वेटर आकर चुनमिंग से पूछता है, क्या मैं आपके लिए एक और डिश ले आऊं? चुनमिंग बोलता है कि क्यों नहीं। अब चुनम्युंग तो अपने खानों को बड़े ही मजे के साथ एंजॉय कर रहा होता है, जिसे देख हमारे सीनियर चुनबाई का भी जी ललचाता है। वो उससे बोलते हैं कि यार अगर ये डिश इतनी ज्यादा टेस्टी है तो फिर क्यों ना मैं भी थोड़ी सी ट्राई कर लूं। मगर हमारा खड़ूस चुनम्युंग उन्हें रोकते हुए बोलता है कि सीनियर, क्या आपको अपने जूनियर के खानों पर हाथ डालते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैं आपको याद दिलवा दूं कि टैंक क्लैन ने ये सारी डिशेस खास तौर पर मेरे लिए तैयार की है, तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप इसे अपने गंदे हाथों को दूर रखें। अब इतनी भारी भरकम बेइज्जती सुनने के बाद चुनबायक आग बगोला होते हुए बोलता है कि चुनम्युंग, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर हमें चुनम्युंग को खाना सर्व करने वाले वेटर को दिखाया जाता है, जिसका चेहरा ही हमें ये बता रहा है कि यार इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत किया है। वो अपने पास से पॉइजन की दो बॉटल्स को निकाल कर पानी में फेंक देता है, यानी कि उसने चुनम्युंग के खाने में पॉइजन को मिलाया था। अब आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। फिर हमें अरीना ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ होने वाली बैटल्स को देखने के लिए कई सारे लोगों की भीड़ लगी होती है। अब फाइनली हम काउंसिल लीडर के पोते टैंग हॉक को देखते हैं, जो कि काफी नर्वस नजर आ रहा होता है। उसके ग्रैंडफादर वहां आकर के बोलते हैं कि बच्चे, तुम्हें ज्यादा नर्वस फील करने की जरूरत नहीं है। अगर सब चीजें स्मूथ तरीके से जाती है तो फिर तुम टैंक क्लैन के यंग पैट्रियार्च बन जाओगे, और फिर पैट्रियार्च की पोजीशन भी तुम्हारी होंगी। तो बताओ, क्या अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? टैंग हॉक बोलता है कि नहीं ग्रैंडफादर, भले ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की हो, लेकिन इस बार मेरा अपोनेंट वो है जो कि न्यू जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। काउंसिल लीडर गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि बच्चे, क्या तुम सच में एक ऐसे बच्चे से घबरा रहे हो जो कि उम्र में तुमसे 10 साल छोटा है? वैसे छोड़ो भी, मैंने उसका बंदोबस्त पहले से ही कर रखा है, बस तुम्हें उसे अपने फाइट के दौरान मारना नहीं है। अब इस बंदोबस्त वाली बात को सुनने के बाद टैंग हॉक का कॉन्फिडेंस भी जाग जाता है। वो बोलता है कि ठीक है ग्रैंडफादर, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। अब उसके ग्रैंडफादर यानी कि काउंसिल लीडर हमें चुनम्युंग को दिए जाने वाले पॉइजन के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि ये एक यिन एंड यांग पॉइजन है, जिसे सेपरेटली लेने पर तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम इन्हें एक साथ लेते हैं तो फिर ये हमारे स्टमक में जाकर मिलने के बाद बहुत ही खतरनाक तबाही मचाता है। ये इंसान की मेंटल कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से सामने वाला अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाता। भले ही माउंट ऑसेट का डिवाइन ड्रैगन कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन वो इससे नहीं बच पाएगा। मगर हम लोग चुनम्युंग के इस उत्तर डिसअपॉइंटमेंट वाले फेस को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काउंसिल लीडर के साथ कितना बुरा होने वाला है।
अब टैंग हॉक बगैर टाइम गंवाए अरीना में पहुंच जाता है। वो वहां जाकर के चुनम्यूंग को जोर से आवाज लगाता है। वो बोलता है कि डिवाइन ड्रैगन जल्दी से मेरे सामने आओ, आज मैं तुम्हें डिफीट करके अपनी मार्शल आर्ट्स को पूरे सेट के सामने प्रूव करूंगा। अब वहां पर कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि उसे चीयरअप कर रहे होते हैं। चुनम्यूंग ये देख अपने साथियों को बुलाकर एक प्लान बनाता है, जिसे सुन वो बोलते हैं कि यार क्या ये सच में काम भी करेगा। चुनम्यूंग बोलता है कि 100%, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। अब प्लान के मुताबिक ईसीओल अरीना में जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख टैंग हॉक गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है, माउंट ऑसेट का डिवाइन ड्रैगन कहाँ पर है और तुम कौन हो। ईसीओल बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसे सुन टैंग हॉक तो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि ये कैसा भद्दा मजाक है, माउंट ऑसेट का डिवाइन ड्रैगन कहाँ पर है, क्या वो मुझसे फाइट नहीं करने वाला। चुनम्यूंग चिल्लाकर बोलता है कि हे बेवकूफ, मैं यहाँ पर हूँ। टैंग हॉक बोलता है तुम वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ आकर के मुझसे फाइट करो। चुनम्यूंग बोलता है कि नहीं। टैंग हॉक पूछता है मगर क्यों। चुनम्यूंग बोलता है कि मेरी मर्जी, तुम्हें जो करना है कर लो। टैंग हॉक गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने हमसे प्रॉमिस किया है। चुनम्यूंग बोलता है कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। वो अपनी ढेरी बताते हुए बोलता है कि जरा देखो, आज सुबह मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था, जिस वजह से अभी मुझे उसे डाइजेस्ट करने में बहुत ही टाइम लगेगा। टैंग हॉक बोलता है क्या तुम्हें बदहजमी हो गई है, क्या तुम्हें ऐसा एक्सक्यूज बनाते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। चुनम्यूंग बोलता है वो तुम हो जिसने क्या मुझसे इस बारे में पूछा है, तो फिर यहाँ पर मुझे नहीं बल्कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी तुम तो ये जानते ही हो कि मैं माउंट ऑसेट का डिवाइन ड्रैगन हूँ। यार ये चुनम्यूंग की चमचमाती हुई ढेरी मुझे हंसने पर मजबूर कर रही है। टैंग हॉक सोचता है अब मैं इस बंदे से कहूँ तो कहूँ क्या। वो बोलता है क्या तुम अब मेरे सामने अपनी रेपुटेशन का शो ऑफ कर रहे हो, तुम्हें तो एज अ मार्शल आर्टिस्ट अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। चुनम्यूंग बोलता है क्या मुझे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, वैसे मुझे ये बताओ कि आखिर तुम होते कौन हो जो कि मेरी रेपुटेशन के बारे में बात कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने अपने इस नाम को किसी जुआरी से जुआ खेलते हुए जीता है। मैंने अपने इस नाम को बनाने के लिए कई बार अपनी जान को जोखिम में डाला है। और भला मैं तुमसे फाइट क्यों करूंगा, तुम होते कौन हो मुझे चैलेंज करने वाले। तुम तो टैंकलैंड की मेन फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते। यार ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। वो उसकी और बेइज्जती करते हुए बोलता है कि हाँ लगता है कि तुम मुझसे फाइट करते हुए अपने आप को फेमस करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम जैसे किसी नोबडी के साथ फाइट करते हुए अपने टाइम को वेस्ट नहीं करने वाला। अगर तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा। अब टैंग हॉक ने तो शायद ही कभी पूरी जिंदगी में इतनी खतरनाक बेइज्जती को सहा होगा। वो गुस्से से थरथर कांपते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इस बेशरम लड़की को हराना होगा। अब ये सुन ईसीओल भी गुस्सा हो जाती है। वो झट से उस पर अटैक कर उसके पीछे पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि ईसीओल ने अपने उस अटैक से टैंग हॉक के ड्रेस को कट कर दिया होता है। वो अटैक इतना ज्यादा फास्ट हुआ होता है कि टैंग हॉक उस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाता। ईसीएल बड़ी कोल्ड लुक के साथ बोलती है अगर तुम्हारी बकबक खत्म हो गई हो तो क्यों ना हम फाइट को स्टार्ट करें। टैंग हॉक जल्दी से उससे दूर हट जाता है। वो बोलता है कि लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लुक डाउन करने की। फिर वो पैट्रियाज से बोलता है क्या आप हमारी इस फाइट को रिकॉग्नाइज करने वाले हो। पैट्रियाज चुनमिंग की तरफ देख सोचते हैं कि यार जरूर इस बंदे ने कुछ ना कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा, इसलिए वो भी इस फाइट को रिकॉग्नाइजेशन दे देते हैं। अब ये सुन टैंग हॉक बेवकूफों की तरह अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखने लगता है, जैसे कि वो उनसे भी पूछ रहा हो कि इसके आगे क्या करना है। अब ऐसी हरकतों से तो उसके दादा जान भी परेशान आ चुके होते हैं। वो बोलते हैं कि यार मैं इस बेवकूफ का करूँ तो करूँ क्या, ये सबके सामने मुझे इस तरीके से देख के सभी को बता रहा है कि हम दोनों मिले हुए हैं। फिर बोलते हैं कि छोड़ो भी, पूरा का पूरा टैंक लाइन बेवकूफों से भरा पड़ा है, यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो कि इसे समझ पाएंगे। वैसे भी अब जबकि हम इतने आगे आ चुके हैं तो यहाँ से वापस मुड़ने का कोई चांस नहीं। वो सोचते हैं कि यार माउंट ऑसेट का डिवाइन ड्रैगन जिस लेवल की मार्शल आर्ट तक पहुंच चुका है उस पर तो बदहजमी होने का कोई चांस नहीं। जरूर उसने अपनी बॉडी में होने वाली गड़बड़ को महसूस कर लिया होगा, इसीलिए उसने अपनी जगह अपने टीममेट्स को फाइट करने के लिए भेज दिया। वैसे मुझे नहीं लगता कि उसके टीममेट्स उसके जितने स्किल्ड होंगे, यानी कि सिचुएशन अब भी हमारे कंट्रोल में है। अब इतना सोच वो अपने पोते को फाइट करने का इशारा दे देते हैं। टैंग हॉक भी इशारा मिलते ही फाइट के लिए रेडी होते हुए बोलता है कि बच्ची अब से मैं अपनी फाइट में पॉइजन का यूज करने वाला हूँ, तो फिर यहाँ से जिंदा बचकर निकलने के बारे में सोचना भी मत। टैंग हॉक के सपोर्टर उसे जी जान लगाकर सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी साइड हमारी सोसो ईसीओल के लिए काफी परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि सिस्टर आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब इससे पहले कि वो आगे जाकर उसे रोक पाती उसका ब्रदर उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि सोसो ऐसा मत करो, तुम ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ उसकी बेइज्जती करोगी।
सोसो बोलती है कि ब्रदर, लेकिन ये तो तुम अच्छे से जानते ही हो कि टैंग हॉक कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इस फाइट में ईसीओल की जान भी जा सकती है। अब उसका ब्रदर उसे बताता है कि यार ईसीओल ने इस बारे में अरीना में उतरने से पहले ही सोच लिया होगा। अभी तुम जिस पर्सन को देख रही हो वो कोई लड़की या लड़का नहीं बल्कि एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसीलिए अगर तुम उसके रास्ते में नहीं पड़ो तो अच्छा होगा। अब फाइट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टैंग हॉक ने अपने डैगर्स के साथ ईसीएल पर अटैक कर दिया होता है, जिसे कि वो बड़े आसानी के साथ ब्लॉक कर लेती है। टैंग हॉक एक और डैगर के साथ अटैक करता है, जिसे ईसीएल उसके तरफ ही डिफ्लेक्ट कर देती है। टैंग हॉक ये देख सोचता है कि यार मानना पड़ेगा, ये लड़की बहुत ही स्किल्ड है, इसकी डिसीजन लेने और अटैक पर रिएक्ट करने की स्पीड बिल्कुल ही लाजवाब है। वो ईसीएल से बोलता है कि यार तुम्हें लड़की होने पर तो अपने आप पर ही ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि इन स्किल्स के साथ अगर तुम एक लड़का होती तो फिर शायद तुम्हारे पास मुझे डिफीट करने का एक चांस होता। ईसीएल शानदार जवाब देती है कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि तुम कुछ ज्यादा ही वीक हो। अब ये सुन टैंग हॉक बड़े गुस्से के साथ ईसीओल पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो उसके बहुत करीब आने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर उसके चारों तरफ घूमने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वहां मौजूद लोगों को वो दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। ईसीओल भी कंटिन्यूअसली उस पर फोकस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे अपने करीब एक नीडल दिखाई देती है, जिसे देख वो बड़ी स्पीड से अपनी शॉट को घुमाते हुए उन सभी नीडल्स को डिफ्लेक्ट करने लगती है। वहां खड़े गार्ड्स भी लोगों को नीडल से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी हम टैंग हॉक को देखते हैं, जो कि अपनी एक पॉइजनस नीडल को ईसीओल की तरफ थ्रो करता है, जो कि सीधे ही ईसीओल के शोल्डर से जाकर कनेक्ट होती है। अब ये देख टैंग हॉक मुस्कुराने लगता है। वो बताता है कि उस नीडल के ऊपर पैरालाइजिंग पॉइजन लगा था, जो कि ईसीओल के उस हाथ को पैरालाइज कर देगा। वो ईसीओल का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अब तुम डिसएडवांटेज पर हो, तो तुम्हें चुपचाप अपनी हार को मानकर इस अरीना से चले जाना चाहिए। अगर तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगती हो तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मगर अब ईसीओल तो ईसीओल है, वो सीधे ही उस पर अटैक करते हुए बोलती है कि बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें सच में ये लगा था कि मैं यहाँ पर अपने बॉडी में पॉइजन के फैलने का इंतजार करूंगी? टैंग हॉक बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर हार नहीं मानने वाली। वो अपने पास से सोल सेवरिंग सैंड निकाल करके ईसीओल पर अटैक कर देता है। सोसो हमें बताती है कि यह पाउडर ना सिर्फ सामने वाले के विजन को ब्लॉक करता है बल्कि काफी ज्यादा पॉइजनस भी है। टैंग हॉक ऐसा करके अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि पैरालाइजिंग पॉइजन ईसीओल की बॉडी में फैल सके। ईसीओल भी ये देख अपने फादर को याद करते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे ये कुछ भी करके करना ही होगा, अब मैं यहाँ से किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकती। हमें उसके पास से प्लम ब्लॉसम एनर्जी को निकलता हुआ दिखाया जाता है। टैंग हॉक भी उस फॉग से बचने के लिए ऊपर की ओर जंप लगाता है, मगर उसे ईसीओल कहीं पर दिखाई नहीं देती। वो बोलता है कि ये लड़की कहाँ चली गई, कुछ टाइम पहले तो मेरे सामने ही मौजूद थी। तभी उसे अपने नीचे पर्पल एनर्जी दिखाई देती है। वो ये देख काफी हैरान हो गया होता है कि ईसीओल उसके इतने करीब कैसे पहुंच गई। अब वो इसे ही फिगर आउट करने में लगा होता है। दूसरी साइड हम ईसीओल को देखते हैं, जो कि अपनी 7 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक को परफॉर्म करने की तैयारी कर रही होती है। वो वहां से जंप लगाकर टैंग हॉक के करीब पहुंच जाती है, इतने करीब के टैंग हॉक ईसीओल की शॉट में अपने चेहरे को देख पा रहा होता है। ईसीओल प्लम ब्लॉसम रश नामी टेक्निक के साथ टैंग हॉक के फेस पर अटैक कर देती है, जिस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखकर तो उसके साथी काफी खुश हो गए होते हैं। हम देखते हैं कि ईसीओल के उस अटैक की वजह से पूरे आसमान में प्लम ब्लॉसम फैल चुका होता है। सोचो तो उसे देख बिल्कुल ही इम्प्रेस हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि टैंग हॉक मार खाने के बाद जमीन पर आ गिरता है। ईसीओल उससे बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम काफी वीक हो। टैंग हॉक सोचता है कि यार पॉइजन इस लड़की की बॉडी में फैल रहा है, लेकिन फिर भी कैसे ये मुझसे इस टोन में बात कर पा रही है। वो ईसीओल को पागल बोलता है। ईसीओल बोलती है कि पागल मैं नहीं बल्कि तुम हो। नहीं, असल में तुम तो कुएं में पड़े हुए एक मेंढक की तरह हो, जिसने आज तक कभी रियल फाइट को लड़ा ही नहीं। असल में तुम्हें ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं पता। मगर टैंग हॉक अपनी आदतों से बाज ना आते हुए ईसीओल को फिर से बुरा भला बोलने लगता है, जिसे सुन ईसीओल का गुस्सा तो चरम सीमा के पार चला जाता है। और फिर क्या होना था, हम हमारे जोंग और जोग्युल के फेस को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि टैंग हॉक के साथ में क्या हुआ होगा। हम सीनियर चुनबाई को देखते हैं, जिन्हें यह देखने के बाद अपनी लाइफ के कुछ दुखी पल याद आने लगते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को उन्हें याद दिलाने की जरूरत है। हाँ, वही वाले जिसमें काली रात में चुनमुंग ने सीनियर का भर्ता बनाया था। अब जैसा मास्टर वैसी डिसाइपल, ईसेओल ने भी अपने अपोनेंट की वही हालत की होती है, जिसे देख चुनमुंग मुस्कुराने लगता है। फिर वो पैट्रियार्च से एंटीटोड की पिल लेकर के ईसेओल को थमा देता है। वो पूछता है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर ईसेओल सिंपली बता देती है कि यार मुझे उसके साथ सांस लेने में भी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था।
चुनमिंग बोलता है कि ठीक है, लेकिन फिलहाल में तुम्हें इस पॉइजन से निमटना होगा, वरना ये तुम्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वो जोग्युल से बोलता है कि तुम ईसीओल को गार्ड करोगे। फिर चुनबाइक से बोलता है कि सीनियर, मुझे तुम्हारी शॉट दो। चुनबाइक उसे देते हुए पूछता है कि लेकिन आखिर तुम इससे क्या करने वाले हो। चुनम्यूंग बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस टैंक क्लैन के पैट्रियार्च को एक छोटा सा गिफ्ट देने वाला हूँ। फिर वो अरीना की तरफ बढ़ते हुए अपने पेट में रखे हुए उस कपड़े को भी निकाल लेता है, यानी कि हमारा चुनम्यूंग सच में मोटा नहीं हुआ था। ये सब कुछ तो उसने एल्डर को बेवकूफ बनाने के लिए किया। वो बोलता है कि काउंसिल लीडर, हो सकता है कि आज जो गिफ्ट मैं पैट्रियार्च को देने वाला हूँ उससे आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो। अब आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि चुनम्यूंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो अरीना पहुंचने के बाद बोलता है कि यार हॉनेस्टली कहूँ तो मुझे टैंक क्लैन से बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे उत्तरली डिसअपॉइंट कर दिया। अब उसकी इस बात की वजह से पूरे अरीना ग्राउंड में हंगामा मच जाता है। सभी लोग चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि बकवास करना बंद करो, तुम क्या एक बार जीत गए हमारे सामने एटीट्यूड झाड़ रहे हो। चुनमिंग बोलता है कि जरा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग मेरी जगह होते तो तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोचते। जरा इस सिचुएशन पर ध्यान दो। वो बंदा जो कि मुझे हराने के लिए आया था, वो तो मेरे कंपेनियन को भी नहीं हरा पाया, यानी कि उसका मेरे सामने खड़े होने का तो कोई चांस ही नहीं था। हमें मार्शल आर्ट सीखने से पहले सबसे बेसिक चीज यही सिखाई जाती है कि हमें अपने बराबरी वाले अपोनेंट से फाइट करना है, लेकिन इस कंपटीशन को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर उस चीज का जरा भी ध्यान दिया गया है। लगता है कि किसी ने इस कंपटीशन को फोर्सफुल तरीके से ऑर्गेनाइज कराया था, ये जानने के बाद भी कि इसके रिजल्ट में टैंक क्लैन को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो बैल बुद्धि पर्सन है कौन जिसने अपने ही क्लैन के लिए इतने बेकार डिसीजन को लिया। अब चुनम्यूंग की बातें सुन काउंसिल एल्डर सोचते हैं कि यार सिचुएशन तो हमारे हाथ से निकलती जा रही है। मैंने ही अपने ग्रैंडसन को उस माउंट ऑसेट के डिवाइन ड्रैगन से लड़वाया, ये जानने के बाद भी कि वो उससे नहीं जीत पाएगा, इसीलिए मैंने डिवाइन ड्रैगन को पॉइजन भी दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ग्रैंडसन उसके किसी कंपेनियन से हार जाएगा, वो भी सभी लोगों के सामने। अब ये डिवाइन ड्रैगन मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं सभी लोगों के सामने अपनी इस गलती को कबूल करूं, बिल्कुल किसी बेवकूफ ग्रैंडफादर की तरह जिसे खुद अपने ग्रैंडसन की एबिलिटीज के बारे में नहीं पता। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। तो अब ये देख चुनमिंग बोलता है कि ठीक है, फिर मैं ही आप सभी को उस पर्सन का नाम बता देता हूँ। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारे काउंसिल लीडर है। ये कितनी स्ट्रेंज बात है ना, क्योंकि मैंने तो सुना था कि एल्डर काउंसिल को पैट्रियार्च के राय मशवरे के लिए बनाया गया था, ताकि पैट्रियार्च के कम एक्सपीरियंस होने की वजह से वो कोई गलत फैसला ना ले। लेकिन देखकर ऐसा लगता नहीं है कि एल्डर काउंसिल बराबर से काम कर रही है। काउंसिल लीडर बेकाबू होते हुए बोलते हैं कि घमंडी बच्चे, अपनी जबान संभाल कर बात कर। किसी के साथ टॉलरेंस करने की भी कोई हद होती है, भले ही फिर तो माउंट ऑसेट से क्यों ना बिलोंग करते हो। इससे आगे अगर तुमने एक वर्ड भी कहा तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुनमिंग बोलता है कि शांत हो जाओ काउंसिल लीडर, आखिर आप ये क्या बात कर रहे हो? क्या आपको टॉलरेंस का मतलब भी पता है? टॉलरेंस का मतलब होता है कि आप स्ट्रांग होने के बाद भी अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। लेकिन क्या आप सच में अपने आप को स्ट्रांग समझते हो? अगर आप स्ट्रांग होते तो फिर ये सारा तमाशा खड़ा ही ना होता। सच कहूँ तो आप बहुत ही ज्यादा वीक हो, इतने ज्यादा वीक कि अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को भी मालूम नहीं कर पाए और एक बेवकूफाना एडवाइस को देकर पेट्रियाज को ह्यूमिलिएट कर दिया। अगर आप ऐसी एडवाइस काउंसिल मीटिंग में ना देते तो आज टैंक क्लैन को ऐसी ह्यूमिलिएशन का सामना ना करना पड़ता। ये सब कुछ इस बेवकूफ बूढ़े खुसट की वजह से हुआ है। अब ये सुनने के बाद तो काउंसिल लीडर का भी पारा आसमान चढ़ जाता है। वो चिल्लाकर बोलते हैं कि कमीने कहीं के, अपने मुंह को बंद कर। पैट्रियाज भी बोलते हैं कि डिवाइन ड्रैगन, जबान संभाल कर बात करो, तुम अभी टैंक क्लैन के एल्डर से बात कर रहे हो। चुनमिंग बोलता है कि पैट्रियाज, आप तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो, ये जानने के बाद भी कि ये एल्डर आपके ऊपर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है, तो भी आप इन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। वो बताता है कि जरा देखो इसे, ये आदमी बिल्कुल भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्या ये सच में एक एल्डर कहलाने के लायक भी है? अगर ये सच में एक एल्डर है तो इसे मेरे सामने अपने आप को प्रूव करना होगा। काउंसिल लीडर गुस्से में पूछ लेते हैं कि बताओ भाई, मुझे अपने आप को साबित करने के लिए क्या करना होगा। फिर सोचते हैं कि यार ये मैंने क्या कह दिया, कहीं ये बच्चा इसी के पीछे तो नहीं था, कहीं मैं इसके प्लान में तो नहीं फंसता जा रहा हूँ। चुनमिंग बोलता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ टॉलरेट कर रहे हो, यानी कि मैं तुम्हारी नजरों में वीक हूँ, तो फिर मुझे ये साबित करो कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हें सिंपली मुझसे फाइट करनी होगी। अगर तुम मेरे खिलाफ जीत जाते हो तो फिर मैं तुम्हारी जजमेंट को मान लूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो फिर मैं ये सोचूंगा कि तुम्हारी एडवाइस बिल्कुल ही वर्थलेस थी। अब ये सुनने के बाद काउंसिल लीडर की हंसी छूट जाती है। वो बोलते हैं, क्या कहा तुमने? क्या तुम सच में मेरे साथ डुएल करना चाहते हो? लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। चुनमिंग बोलता है कि हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बूढ़े होने की वजह से चीजों को बराबर सुन नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ में फाइट करनी है।
अब काउंसिल लीडर तो जैसे इसी मौके की तलाश में थे, वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ, अब आएगा मजा। इस बच्चे ने इस बात को कहकर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, इसे अपने डिसीजन पर पछताना पड़ेगा। वो पैट्रियार्च से पूछते हैं कि बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं इसे गलती से मार भी दूं तो आप गुस्सा ना होंगे। पैट्रियार्च बोलते हैं कि हाँ, माउंट ऑसाइड का डिवाइन ड्रैगन टैंक क्लैन का एक दोस्त है और हम अपने दोस्त को यहाँ कुछ भी करने से रोक नहीं सकते। अब ये सुन एल्डर जंप लगाकर अरीना में पहुंच जाते हैं। वो चुनम्युंग से बोलते हैं कि बच्चे, तुमने अपनी लाइन को क्रॉस किया है, मैं तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट फील कराऊंगा। चुनम्युंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि एल्डर थोड़ा जबान संभाल कर बात करे, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस बार भी अपनी बातों को पूरा करने में फेल हो जाए। अगर ऐसा दोबारा होता है तो फिर आप पूरे क्लैन में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब ये सुन एल्डर की और जल जाती है। वो बोलते हैं कि बस बहुत हुई बातचीत, अब हमें फाइट को स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी चुनम्युंग उन्हें रोक लेता है। वो बोलता है कि जरा सब्र रखो, मैं फाइट से पहले तुम्हारे साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। अगर तुम इस फाइट को जीतते हो तो मैं वो करूंगा जो तुम कहोगे। हम यहाँ से माउंट ऑसाइड वापस चले जाएंगे और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे, और वो थोड़ी देर पहले हारा हुआ बेवकूफ यंग पैट्रियार्च बना दिया जाएगा। एल्डर बोलते हैं, क्या तुम थोड़े से पागल हो? चुनमिंग बोलता है कि थोड़ा नहीं, मैं पूरा पागल हूँ। फिर बोलता है कि लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर तुम्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन देना होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे एल्डर काउंसिल को डिसबैंड कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे बूढ़े खुसट की टैंक लाइन को कोई जरूरत नहीं। चुनबाई घबराकर पैट्रियाज से पूछता है, क्या आपने पहले ही चुनमिंग के साथ ये सब कुछ डिस्कस किया था? पैट्रियाज बोलते हैं कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैं खुद ये पहली बार सुन रहा हूँ। चुनबाई घबराकर बोलता है, तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? पैट्रियाज बोलते हैं, मुझे लगा था कि उसके पास कोई प्लान होगा। चुनबाई बोलता है, आपको पता नहीं, ये बंदा बहुत ही बड़ा पागल है। जोंग भी बोलता है कि हाँ, लगता है कि सिचुआन का स्पाइसी फूड खाने के बाद इसका दिमाग और खराब हो चुका है, और फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि ईशियोल भी चुनमिंग की हरकत पर गुस्सा होती है। पैट्रियाज बोलते हैं, मैंने चुनमिंग से डिस्कशन तो किया था, लेकिन उसमें उसने ये नहीं बताया था कि वो काउंसिल लीडर से डायरेक्टली फाइट करेगा। चुनबाइक परेशान होते हुए बोलता है, पैट्रियाच आपने चुनमिंग से पहले भी फाइट की है, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि वो कितना स्किल्ड है। तो क्या आप अपने अंदाजे के साथ हमें ये बता सकते हैं कि काउंसिल लीडर के खिलाफ उसके जीतने के कितने चांसेस है? पैट्रियाच बोलते हैं कि ये वन साइडेड फाइट होंगी। चुनबाई खुश होते हुए बोलता है कि मुझे पता था हमारा चुनमिंग ही जीतेगा। पैट्रियाच बोलते हैं कि नहीं, ये फाइट काउंसिल लीडर जीतेंगे। चुनबाई पूछता है कि लेकिन क्यों? पैट्रियाच उसे बताते हैं कि यार, मैंने चुनमिंग से सिर्फ और सिर्फ अपनी वेपन टेक्निक का यूज करते हुए फाइट की थी, लेकिन तुम तो ये अच्छे से जानते हो कि हमारा टैंक क्लैन पॉइजन आर्ट्स को परफॉर्म करने में सबसे माहिर है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉइजन ही हमारे क्लैन की मेन स्ट्रेंथ है, और इन पॉइजन आर्ट्स को परफॉर्म करने में काउंसिल लीडर का कोई जवाब नहीं। अगर आज डिवाइन ड्रैगन के पास कोई अच्छा सा प्लान ना होता है तो फिर वो बेमौत मारा जाएगा। मैंने सुना है कि उसने पहले वुडोंग सेट के एल्डर से भी फाइट की थी, लेकिन आप उन्हें हमारे काउंसिल लीडर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको सच में दोनों साइड के एल्डर्स का कंपैरिजन करना है तो फिर आपको वुडोंग साइड के ग्रेट रिटायर एल्डर को ले आना होगा। अब ये सुन चुनबाक के पसीने छुड़ जाते हैं। जोंग चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, हमें कुछ भी करके इस फाइट को रोकना होगा। चुनबाक बोलता है कि मगर अब इसके लिए भी काफी देर हो चुकी है, क्योंकि जब दो मार्शल आर्टिस्ट अपने हॉनर को दांव पर लगाकर एक दूसरे से फाइट करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो फिर उनका वहां से पीछे हटना उनकी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देता है। वैसे भी हमारा चुनमिंग कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि हमारे बुलाने पर पीछे हटेगा। अब पैट्रियाट सोचते हैं कि यार, चुनमिंग ने अपने आप को उनका दोस्त कहा था, और यहाँ पर भी वो सिर्फ उनकी मदद करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहा है, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि पैट्रियाट उसे ऐसे ही मरने देंगे। वो बोलते हैं कि मुझे इसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा, फिर भले ही मुझे पूरी एल्डर काउंसिल से ही क्यों ना लड़ना पड़े। सीन अरीना ग्राउंड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर एल्डर चुनम्युंग से बोलते हैं कि बच्चे, तुम तो बहुत ही स्मार्ट बनने की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन आखिरी में बेवकूफ़ों वाली बात कर दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी कंडीशंस पर एग्री करूंगा? रही बात पैट्रियार्च के डिसीजंस में दखल अंदाजी करने की, तो वो तो मैं अपने पोतरे के हारने के बाद से ही नहीं करने वाला था। और अगर मैं तुम जैसे किसी से हार जाता हूँ तो फिर एल्डर काउंसिल को संभालने की बात तो दूर, मैं अपने क्लैन में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। यानी कि तुम्हारी कंडीशंस तो बिल्कुल ही बेकार हो गई। चुनम्युंग बोलता है, जिन लोगों के पास जरा सी भी शर्म होती है वो अपनी बातों पर टिके रहते हैं, लेकिन देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारे पास थोड़ी सी भी शर्म बाकी है। तुम वो बेशरम इंसान हो जो कि बस अपनी बातों से पैट्रियार्च को परेशान करना जानता है। वो हमें बताता है कि बूढ़े होने का ये मतलब नहीं है कि आप मैच्योर हो चुके हो। जो लोग अपनी गंदी चालों के साथ लोगों को दबाते और आगे बढ़ते हैं, उन्हें अपने आप को अडल्ट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक मेच्योर इंसान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ट्रू अडल्ट तो कुछ ऐसे दिखते हैं। मुझे आज समझ आया है कि ये लोग हमारे माउंट ऑसेट को कितना ज्यादा प्यार करते थे।
ना कि इन कमीने काउंसिल एल्डर्स की तरह जो कि खुद अपने सेट को डिस्ट्रॉय करने की फिराक में है। वो एल्डर से बोलता है, अब जबकि तुमने सभी लोगों के सामने ये डिक्लेयर कर दिया है कि तुम मेरी कंडीशंस पर एग्री नहीं करोगे, तो फिर मैं ये समझूंगा कि तुम मुझसे डर रहे हो। एल्डर भी अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, आज मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत दूंगा। हम देखते हैं कि सिर्फ एल्डर की एनर्जी की वजह से ही चुनबाइक और जॉन्ग को जलन हो रही होती है। पैट्रियार्च उनसे बोलते हैं कि पीछे हट जाओ, ये एनर्जी पॉइजन के साथ मिक्स है जो कि अपने सराउंडिंग को मेल्ट करने की पावर रखती है। अगर तुम ज्यादा करीब खड़े रहोगे तो फिर तुम भी उससे अफेक्ट हो सकते हो। अब काउंसिल लीडर चुनम्युंग पर अपने पॉइजन पाम के साथ अटैक करते हैं, जिसे कि चुनम्युंग बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। ये देख वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम इतनी आसानी से मर जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर वो अपने निडल्स के साथ उस पर अटैक करते हैं, जिन्हें कि चुनम्युंग डिफ्लेक्ट करते हुए बोलता है कि यार, ये पैतरे मेरे ऊपर काम नहीं आने वाले। वो डायरेक्टली एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एल्डर भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ बच्चे, आ जाओ। वो अपने कुछ मिस्टीरियस बॉल्स को वहां पर फैला देते हैं, जिन्हें कि चुनमिंग बगैर सोचे समझे कट कर देता है। फिर क्या होना था, रेड कलर का फॉग पूरे अरीना को घेर लेता है। पैट्रियार्च चिल्लाकर बोलते हैं कि ये गोस्ट किंग पॉइजन है, जल्दी से सभी अपने नाक और मुंह को कवर करो। वो सोचते हैं कि यार, कहीं ये बूढ़ा खुसट पागल तो नहीं हो गया। आखिर वो एक टैबू पॉइजन को इतने खुले इलाके में कैसे यूज कर सकता है जहाँ पर कई सारे नॉर्मल लोग मौजूद हो। ये सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मैं भी अब उस बच्चे की मदद नहीं कर सकता। इस बूढ़े खुसट ने अपनी लाइन को क्रॉस किया है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि उस पॉइजन की वजह से वहां मौजूद लोग बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन हमारे काउंसिल लीडर को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बोलता है कि यहाँ मौजूद सभी के सभी लोग बेकार है। वो बताता है कि मैं टैंक क्लैन में जस्टिफिकेशन के साथ रहना चाहता था। अगर मैं पहले से ही अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए लोगों को डोमिनेट करता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। वो चुनमिंग से बोलता है कि बच्चे, तूने अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया। तुझे ये पता होना चाहिए था कि टैंक क्लैन हिडन वेपन्स नहीं बल्कि पॉइजन आर्ट्स में ज्यादा एक्सपर्ट है। वो और दो बॉल्स को चुनमिंग की तरफ थ्रो करता है, जो कि वहां जाते ही पर्पल कलर के फॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्डर बताते हैं कि बच्चे, क्या तुझे पता भी है कि ये क्या है? इसे सोल सीकिंग डस्ट कहते हैं। गोस्ट किंग पॉइजन और सोल सीकिंग डस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जहरीला माना जाता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जो कि इसे रजिस्ट कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि इनका एंटीटोड भी नहीं बना है, यानी कि इससे अफेक्ट होने के बाद मरने के चांसेस 100%। वो अपनी और भड़ास निकालते हुए बोलता है, तुम सभी ऑर्थोडॉक्स अलायंस के लोग हमारे टैंक क्लैन को कुछ ज्यादा ही लुक डाउन करते हो। हमने ये रूल बनाया है कि हम उस पॉइजन का यूज नहीं करेंगे जिसका एंटीटोड ना बना हो, वरना ये पूरी की पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होती। वो अपने पास से एक और पॉइजन की बोतल निकालते हुए बोलते हैं कि डिवाइन ड्रैगन, वैसे तो तुम मरने ही वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं मरने देने वाला। वो उस बोतल को चुनमुन की तरफ थ्रो कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये प्लेजर स्मोक है, जिसे सूंघने के बाद तुम्हारी बॉडी एक्साइटेड हो जाएंगी, यानी कि दर्द महसूस होने के बाद भी तुम नाचने लगोगे। हम देखते हैं कि चुनमिंग बड़ी मुश्किल के साथ उन सभी पॉइजन्स को रजिस्ट कर रहा होता है। अब उसे ऐसा स्ट्रगल करता देख काउंसिल लीडर खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे इसी फेस को तो देखना चाहता था। वो पेट्रिया से बोलता है, क्या आप इस मैटर में कुछ कहना चाहोगे? आप ये देख ही सकते हैं कि मैंने इस मैच को फेयर एंड स्क्वायर खेलकर जीता है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि इस बात से एग्री करेगा। पैट्रियाट सोचते हैं कि यार, अब चीज़ों को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब अगर मैं जाकर डिवाइन ड्रैगन को वहां से निकाल भी लेता हूँ तो भी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये इंसान तो अपने आप को एल्डर कहलाना भी डिजर्व नहीं करता। आखिर कोई कैसे ऑर्थोडॉक्स अलायंस के प्रिंसिपल्स को इग्नोर करते हुए इतनी घटिया हरकत को कर सकता है? वो एल्डर से बोलते हैं, क्या तुम एक छोटे से बच्चे के खिलाफ एक ऐसे पॉइजन का यूज करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई जिसका कोई एंटीटोड ना हो? आखिर तुम्हारे और उन अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोगों के दरमियान क्या ही डिफरेंस रह गया? एल्डर बोलते हैं, क्या अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन? इसी घटिया रूल की वजह से आज हम पूरी दुनिया पर रूल ना करते हुए इस छोटी सी सिचुआन जगह पर फंसे रह गए। मैं जब चाहूँ तब अपने पड़ोस में मौजूद किंचन और एमिसेक जाकर वहां पर खून की नदियां बहा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। वो चिल्लाकर बोलते हैं कि पैट्रियाज, क्या तुम सच में अपने सेट के फ्यूचर को इस तरीके से देखना चाहते हो? पैट्रियाज बोलते हैं कि बकवास बंद करो, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेंगे। एल्डर बोलते हैं, एक तो ये पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाएंगी, या फिर हम पूरी दुनिया पर रूल करेंगे, आर या पार।
सबसे पहले तो आप मुझे किसी विलन की तरह ट्रीट करना बंद करें, क्योंकि यहाँ पर विलन मैं नहीं बल्कि आप हो, जिसने कि अपने सेट को इतना ज़्यादा वीक बना लिया कि किसी छोटे से सेट यानी कि माउंट और सेट के लोग भी हमें यहाँ आकर के लुक डाउन कर रहे हैं। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई? एक बात याद रखिएगा, एल्डर काउंसिल पीछे इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि हम वीक हो चुके हैं, बल्कि हम जब चाहे तो अपने माइंड्स को चेंज कर सकते हैं। पैट्रियार्च सोचते हैं अभी मैं अपने डैगर से अटैक करके इस बुड्ढे को रोक तो सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इसके बाद होने वाले कॉन्सिक्वेंस को संभाल पाऊंगा? क्योंकि मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पर कई सारे ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि काउंसिल लीडर को सपोर्ट करते हैं। सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर फाइट को ही नहीं होने देना चाहिए था, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। एल्डर भी अपने हाथ का इशारा करते हुए वहां से पॉइजन को हटाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि पैट्रियार्च जरा गौर से देखो उस डिवाइन ड्रैगन को जिस पर आप इतना ज्यादा ट्रस्ट करते थे। अब फॉग के हटने के बाद सभी लोग बड़ी हैरानी के साथ उस जगह पर देखने लगते हैं। इवन सो एल्डर भी काफी परेशान हो गए होते हैं कि ये क्या हो गया, आखिर ये बंदा अभी तक सिंगल पीस में कैसे है। मेरे पॉइजन से हिट होने के बाद तो इसकी हड्डियां भी मेल्ट हो जानी चाहिए थी। चुनमिंग बोलता है कि यार मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस पॉइजन की वजह से इस कंडीशन में आ चुका हूँ। सच में ये सब कुछ उस शीचुआन के फूड की वजह से हुआ है। अब चुनमिंग की इतनी क्लीन और चमचमाती बॉडी को देख उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, जैसे कि उन्होंने इस दुनिया के 8वें अजूबे को देख लिया। काउंसिल लीडर भी घबराते हुए बोलते हैं कि तुम अब तक सही सलामत कैसे हो? अभी तक तो तुम्हारा चूरमा बन जाना चाहिए था। वो सोचते हैं कि यार ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। ऐसा करने की ताकत तो एक पीक लेवल के मार्शल आर्टिस्ट में ही होती है, और ये हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा उस लेवल पर हो। चुनमिंग बोलता है कि बूढ़े खुसट, मैंने तेरी थोड़ी देर पहले की हुई सारी बकवास सुन ली और मैं उसमें कुछ चीजें हैं जिन्हें के सही करना चाहता हूँ। पहली बात, टैंक क्लैन इस पूरी दुनिया पर इसलिए रूल नहीं कर पाता क्योंकि इस दुनिया में मुझ जैसे लोग भी मौजूद है जिन पर तुम्हारा पॉइजन काम नहीं करता। दूसरी बात, वो टैंक क्लैन नहीं बल्कि हम लोग हैं जिन्होंने के आपको अपने साथ अलायंस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी दी है। और तीसरी बात, पैट्रियार्च इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे साथ कॉपरेट किया। वैसे छोड़ो भी, तुम्हारे जैसे किसी बेवकूफ को ये बात समझ नहीं आएंगी। तुम्हें बस मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास एक स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पर पॉइजन अफेक्ट नहीं करते, तो तुम अपने पास जो कुछ भी है उसे यूज कर सकते हो। एल्डर बोलते हैं कि ये बिल्कुल ही बकवास है। अगर ये पॉइजन किसी की भी स्किन को टच करता है या फिर सांस के जरिए उसकी बॉडी में इंटर होता है तो वो उस पर्सन को पूरी तरीके से गला देता है। सुनमिंग बोलता है कि हाँ, लेकिन मैंने अपनी बॉडी को इंटरनल एनर्जी से कवर किया है, और तो और काफी लंबे टाइम से सांस भी नहीं ली है, यानी कि तुम्हारा ये पैतरा मेरे सामने फेल हो गया। फिर वो हिडन वेपन के एडवांटेज के बारे में बताता है। वो बोलता है कि इसके जरिए हम किसी की भी बॉडी में डायरेक्टली पॉइजन को इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के लिए काम आता है। भले ही पॉइजन कितना ही जहरीला क्यों ना हो, पीक मार्शल आर्टिस्ट के सामने ये बेकार है, क्योंकि पीक मार्शल आर्टिस्ट के पास अपनी एनर्जी पर कंट्रोल इतना जबरदस्त होता है कि वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से पॉइजन को रिमूव कर सकता है। यही बात मेरे दोस्त को काफी लंबे टाइम पहले ही समझ आ चुकी थी, इसीलिए उसने पॉइजन आर्ट्स को छोड़ अपने हिडन वेपन्स टेक्निक पर ज्यादा फोकस किया, और फिर जन्म हुआ डार्क एम्परर का। काउंसिल लीडर बोलते हैं भले ही तुमने अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करते हुए एक बार उस पॉइजन को ब्लॉक किया होगा, लेकिन ऐसा तुम दोबारा नहीं कर सकते। अब ये सुन चुनम्यूंग मुस्कुराने लगता है। वो बोलता है कि मैं तुम जैसे घटिया लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हो ना, तो फिर क्यों ना तुम एक और बार अपने उस पॉइजन को ट्राई करके देख लो। एल्डर फिर एक बार चुनम्यूंग पर अपने घोस्ट किंग पॉइजन के साथ अटैक करते हैं, लेकिन इस बार चुनम्यूंग उस पूरे फॉग को अपने मुंह में जमा करके थूक देता है, जैसे कि कोई चॉकलेट हो। वो बताता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ प्योर इंटरनल एनर्जी को जमा किया है, जिसके जरिए इस पॉइजन को क्योर करना तो बिल्कुल ही मामूली बात है। सच कहूँ तो मुझे अपने उस डिसीजन पर काफी प्राउड फील हो रहा है। तभी एल्डर हंसते हुए बोलते हैं कि बच्चे, तुझे तो अपनी बॉडी कंडीशन के बारे में नहीं पता, जरा अपने हाथों की तरफ देख। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि बड़ा या स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इस दुनिया में हर एक चीज की एक लिमिट होती है। चुनमिंग बोलता है कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो अपनी समाधि डिवाइन फायर का यूज करते हुए उस पॉइजन को जलाने लगता है, जो देखने के बाद तो एल्डर की हंसी गुल हो जाती है। वो बोलते हैं कि ये क्या, ये तो समाधि डिवाइन फायर है जिसे कि सिर्फ और सिर्फ पीक मार्शल आर्टिस्ट ही यूज कर सकते हैं, आखिर तुम इसे कैसे यूज कर पा रहे हो? चुनमिंग बोलता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ कुएं में बैठे हुए एक मेंढक को, और मेरा दोस्त तुम्हारे जैसे लोगों का ही अपने क्लैन से सफाई करना चाहता था। अब कौंसल लीडर की तो फटके चार हो गई होती है। वो कई सारे पॉइजन के साथ अटैक करते हुए बोलते हैं कि मेरे करीब मत आओ, मर जाओ मॉन्स्टर कहीं के।
अब वो सभी पॉइजन पिल चुनमिंग के चारों तरफ गिरने ही वाली होती है कि चुनमिंग अपनी जबरदस्त स्पीड का प्रदर्शन करते हुए उन्हें एक जगह जमा कर लेता है। फिर अपने हाथ में इंटरनल एनर्जी का यूज कर उन सभी को एक जगह पर ही रप्चर कर देता है। वो काउंसिल लीडर से बोलता है कि जरा देखो, ये सब कुछ मेरे सामने यूजलेस है। मगर काउंसिल लीडर को तो अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आता। वो इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो पॉइजन जिन्हें बनाने में मैंने अपनी जिंदगी झोंक दी, वो पॉइजन जिन्हें कल्टीवेट करने के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, वो इतने ज्यादा यूजलेस नहीं साबित हो सकते। वो चुनमिंग पर अपने डैगर से अटैक करते हैं, लेकिन चुनमिंग उन्हें भी बड़ी आसानी के साथ डिफ्लेक्ट कर देता है। वो बोलता है कि पैट्रियार्च के कंपैरिजन में ये डैगर्स बहुत ज्यादा वीक है। अब एल्डर घबराहट के मारे अपने पास मौजूद सभी चीजों के साथ चुनमिंग पर अटैक करने लगते हैं, जिससे कि चुनमिंग बगैर किसी मुश्किल के ब्लॉक किए जा रहा होता है। तभी उसे टैंक क्लैन का कॉइन दिखाई देता है। वो बोलता है कि ये तो वही कॉइन है जो कि मेरे दोस्त के पास हुआ करता था, जिसे वो बड़ी फख्र के साथ दिखाते हुए बोलता है कि इस कॉइन को मेरे क्लैन के सबसे स्किल्ड बंदे को दिया जाता है। ये सोचना कि ये कॉइन इस बूढ़े खुसट के पास है, अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर क्यों तुमने मरने से पहले भी मुझे अपनी क्लैन का ध्यान रखने के लिए कहा था। क्योंकि इन लोगों की हालत तो बद से बदतर है। अगर तुम इस बुड्ढे की जगह होते तो मुझे सिर्फ 3 मूव्स के अंदर हरा देते। ये सोचना कि क्लाइंट के सबसे स्किल्ड बनने की हालत ऐसी है, लगता है कि मुझे शुरुआत से सब कुछ ठीक करना होगा, वो भी अपने तरीके से। तो असली फाइट की शुरुआत तो यहाँ से होती है, जहाँ पर एल्डर चुनमिन को इतना गुस्से में देख बहुत ही घबरा चुके होते हैं। वो फाइनली अपने फाइनल मूव को यूज करने का डिसाइड करते हैं, जिसमें वो सबसे पहले तो अपने पास मौजूद सभी पॉइजन्स को आसमान में उछाल देते हैं। फिर कुछ डैगर्स का यूज करते हुए उन पॉइजन की बॉटल और पिल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिस वजह से पूरा का पूरा आसमान पॉइजन से कवर हो चुका होता है। वो चिल्लाकर चुनमिंग से बोलते हैं कि मॉन्स्टर, आज तो तुझे मर नहीं होगा। हम देखते हैं कि उनके इस फाइनल मूव इनगल्फिंग पेटल रेन की वजह से आसमान से पॉइजन की बारिश हो रही होती है। वहां मौजूद लोगों में तो हड़कंप मच जाता है, सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। चुनमिंग ये देख बोलता है कि यार, क्या नाम था इस मूव का? इनगल्फिंग पेटल रेन। ये तो टैंक लाइन के दो लेजेंडरी मूव्स में से एक है। पहला है फॉर्मलेस पॉइजन और दूसरा है इनगल्फिंग पेटल रेन। ये सोचना कि तुम अपनी इतनी घटिया स्किल्स के साथ इसे परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही रिडिकुलस है। इसे तो मैं अपने दोस्त के जरिए परफॉर्म किए हुए मूव से कंपेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बहुत ही शानदार था। ऐसा फील होता था जैसे आसमान से फूल की बारिश हो रही हो। फिर वो भी अपने मूव की तैयारी करते हुए बोलता है कि काउंसिल लीडर, जरा ध्यान से देखना, आज मैं तुम्हें तुम्हारी क्लैन की लेजेंडरी मूव को परफॉर्म करके दिखाऊंगा। वो वहां से एक जोरदार जंप लगाकर सीधे ही उस पॉइजन से बने हुए बादल के ऊपर पहुंच जाता है। फिर अपनी प्लम ब्लॉसम एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने मूव की तैयारी करने लगता है। वो बोलता है कि ये प्लम ब्लॉसम के फूल है जो कि हर एक चीज से आजाद है। ये चाहे तो जमीन पर गिरे, ये चाहे तो आसमान में उड़े, इन्हें कोई नहीं रोकने वाला। हम देखते हैं कि उसने अपनी प्लम ब्लॉसम एनर्जी से कई सारे शैडो क्लोन्स को तैयार किया होता है। एल्डर ये देख बोलते हैं कि ये तो फूल है जो कि पूरी दुनिया को अपने अंदर समा रहे हैं, आखिर ये तुम क्या परफॉर्म कर रहे हो? वो सभी के सभी क्लोन्स पैट्रियार्च को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर चुनमिंग बोलता है 24 मूवमेंट ऑफ प्लम ब्लॉसम सॉर्ड आर्ट। और फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है। एल्डर को वो चीज देखने को मिलती है जिसे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। वो सभी के सभी क्लोन्स एक साथ एल्डर पर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से एल्डर की हालत तो बेकार हो जाती है। वो सिवाय चीखने चिल्लाने के और कुछ नहीं कर पाते। फिर लास्ट में उन्हें अपनी आंखों के सामने एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई देता है, जिसे देख उनकी बॉडी नम हो जाती है। वो बोलते हैं कि ये क्या है, आज से पहले मैंने इतना खूबसूरत कुछ नहीं देखा, क्या ये कोई ड्रीम है? और इसी के साथ फिर चुनमिंग अपने लास्ट अटैक को भी परफॉर्म कर देता है। अब ये नज़ारा देखने के बाद तो वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं। सिर्फ वही नहीं, बल्कि चुनमिंग के साथियों का भी यही हाल होता है। वो लोग चुनमिंग की मार्शल आर्ट को देख इतना ज़्यादा प्रभावित हुए होते हैं कि उसकी जीत पर खुशी मनाना भी भूल जाते हैं। हम काउंसिल लीडर को देखते हैं, जो कि चुनमिंग से बोलते हैं कि बच्चे, अभी जो शॉर्ट टेक्निक तूने परफॉर्म की, आखिर वो थी क्या? चुनमिंग बोलता है कि वो इनगल्फिंग प्लम ब्लॉसम रेन थी। अब ये सुन काउंसिल लीडर वहीं पर ही गिर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सोचना कि माउंट ऑसेट के पास इतनी एडवांस लेवल की टेक्निक मौजूद है, ये तो बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग था। चुनमिंग बताता है कि असल में ये टेक्निक माउंट ऑसेट की टेक्निक नहीं है, बल्कि ये उसके दोस्त के जरिए परफॉर्म की जाने वाली टेक्निक इनगल्फिंग पेटल रेन और माउंट ऑसेट की कुछ टेक्निक का मिलाप है। हम देखते हैं कि चुनमिंग की फाइट की वजह से पूरे अरीना ग्राउंड पर डिजाइन बन गया होता है। फाइनली पैट्रियार्च भी ये अनाउंस कर देते हैं कि इस फाइट का विनर हमारे माउंट ऑसेट का डिवाइन ड्रैगन है। अब चुनमिंग भी थोड़ा इमोशनल होते हुए अपने दोस्त को याद करने लगता है। वो बोलता है कि मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी आवाज को सुन नहीं सकते। अब तक मैंने जितनी भी तुमसे बातें की है वो तो बस मेरे दिल का वहम था।
क्योंकि मरे हुए लोग दोबारा से जिंदा नहीं हो सकते। वो तो बस मैं हूँ जिसके साथ किस्मत ने ऐसा खेल खेला है। वैसे अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम यहाँ विजिट करते हुए तुम्हारे क्लैन का ख्याल रखूंगा। अब वो इतना बोल अरीना से वापस जा ही रहा होता है कि उसे अपने दोस्त की आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर सच में उसके दोस्त की स्पिरिट खड़ी होती है, जो कि उसे अपनी क्लाइंट की मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। अब चुनमिंग भी उसे देख काफी इमोशनल हो जाता है। उसे अपने दोस्त के साथ बिताए सभी पल याद आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर वहां से जाते हुए बोलता है कि गुड बाय मेरे इकलौते दोस्त। तो यारो, मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चुनमिंग की पास्ट लाइफ में उसका एक इतना अच्छा दोस्त भी होगा, वो भी इकलौता। तो इसी के साथ हम आज के इस मजेदार से पार्ट को इस इमोशनल एंडिंग के साथ क्लोज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो यारो, अब हमारी इस प्यारी सी सीरीज के सिर्फ 3 चैप्टर बच जाते हैं, जिन्हें कि मैं इसके एक लॉन्ग पार्ट के साथ अटैच करके अपलोड कर दूंगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में न्यू पार्ट के टाइम स्किप को लगा दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली न्यू वीडियो पर पहुंच जाओगे। और मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी इस सीरीज पर इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जाने से पहले आज की वीडियो में दिखाई जाने वाली फाइट पर 10 आउट ऑफ रेटिंग करना मत भूलना। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, हमारी न्यू सीरीज का फर्स्ट पार्ट नेक्स्ट संडे या फिर मंडे को अपलोड होगा, जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा ओपी है। बिल्कुल इस सीरीज की तरह उस सीरीज को भी किसी चैनल ने आधा एक्सप्लेन करके छोड़ दिया है, लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे कंप्लीट करूँगा। बस आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।